हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पावर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 29 जनवरी 2012 सीटेट बाल विकास का प्रीवियस पेपर हल करेंगे और उसके सभी विकल्पों को व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र रिक्त स्थान के बारे में चिंतित है। वह किसके बारे में चिंतित है? प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में, या प्रश्न पत्र की संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में, प्रश्नों के प्रकार के बारे में, या प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता के बारे में। दोस्तों, एक अच्छे परीक्षण या एक अच्छे प्रश्न पत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो सबसे पहली होती है वैधता। वैधता का मतलब होता है उद्देश्य की पूर्ति करना। उद्देश्य की पूर्ति, हमारा बनाया हुआ परीक्षण या हमारा बनाया हुआ प्रश्न पत्र हमारे उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या नहीं, ये कहलाती है वैधता। दूसरा है दोस्तों विश्वसनीयता। इसका अर्थ होता है दोस्तों समान परिस्थितियों में समान परिणाम निकलना। प्रश्न पत्र का समान परिस्थिति में समान परिणाम निकले, ये होती है प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता। फिर आता है वस्तुनिष्ठता। या दोस्तों इसको निष्पक्षता भी बोलते हैं, ठीक है ना। निष्पक्षता इसका मतलब होता है परीक्षण में भेदभाव ना हो, सबके लिए समान रूप से समान हो। व्यापकता। दोस्तों, व्यापकता का अर्थ होता है प्रश्न पत्र में संपूर्ण विषय वस्तु से प्रश्न करना। जो प्रश्न पत्र बनाया जा रहा है उसके अंदर संपूर्ण विषय वस्तु से प्रश्न को पूछना। संपूर्ण विषय वस्तु से प्रश्न पूछना। अगला है दोस्तों विभेदता। विभेदता का मतलब होता है दोस्तों अंतर करना। विभेदता का मतलब होता है अंतर करना। अंतर करने से मतलब है दोस्तों परीक्षण में प्रश्नों का अंतर करना। जैसे प्रतिभाशाली बच्चे को जो है चुनौतीपूर्ण प्रश्न दे, और जो सामान्य हैं या जिनका बुद्धि का आईक्यू लेवल कम है तो उनको थोड़े सरल प्रश्न दें। ये होती है प्रश्न पत्र की विभेदता, यानी अंतर करना। प्रतिभाशाली बालक को चुनौतीपूर्ण यानी कठिन प्रश्न पूछे और सामान्य या मंदबुद्धि बालकों से सरल प्रश्न पत्र पूछे या सरल प्रश्न पूछे। तो दोस्तों, ये सब एक अच्छे प्रश्न पत्र की या एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर निष्पक्षता, व्यापकता, विभेदता। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद जो जांच कर रहा है वो कर रहा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में। शिक्षक संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रशासनिक है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का क्या दृढ़ विश्वास है इनमें से? दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन कट जाता है। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए, जबकि नेतृत्व नहीं सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए एक शिक्षक को। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना का मतलब होता है दोस्तों तर्क करना। बच्चे को तर्क करना नहीं सिखाना चाहिए, या बच्चे को अगर कोई बच्चा तर्क करता है तो उसको हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे की तर्क शक्ति का विकास करना ही अधिगम का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर बच्चा तर्क कर रहा है तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे लिखा है स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन ये भी कट जाता है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या यह अप्रशासनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे जो स्कूल से बाहर सीखते हैं या जो उनके वास्तविक जीवन से सीखते हैं, एक शिक्षक को
उसके वहाँ से ही जोड़कर अधिगम देना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे की वास्तविक जीवन से जोड़कर अधिगम को ग्रहण कराना चाहिए। लेकिन दोस्तों, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा शास्त्रियों के अनुभव और प्रत्यक्षीकरण महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसलिए शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, वहाँ परीक्षा की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यार्थी वहाँ परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ परीक्षा की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, यही विद्यालय आधारित आकलन की सबसे मुख्य रूप से विशेषता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को। दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है या व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? व्यक्तिगत भिन्नता होती है एक दूसरे से किसी न किसी रूप में व्यक्ति का अलग होना, ठीक है। तो छात्र व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, इसको शिक्षक को क्या लेना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, मैंने भी बताया व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। व्यक्तिगत भिन्नता होती है दो व्यक्तियों का किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होना, चाहे वे जुड़वा ही क्यों ना हो, वे शिकल में और रंग रूप में चाहे एक जैसे हों, लेकिन वे बुद्धि में या संवेगात्मक रूप से एक दूसरे से किसी न किसी तरह से अलग जरूर होंगे। तो यही व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो यहाँ पर बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को शिक्षक को किस तरह से लेना चाहिए? दोस्तों, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, उसको प्रतिभाशाली बच्चा बोलते हैं। कोई बच्चा सामान्य तौर पर सीखता है, कोई बच्चा थोड़ा देर से सीखता है। ये सभी बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसके प्रति शिक्षक को आक्रामक रवैया नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है ना। तो अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। अभी मैंने बताया अधिगम की एक समान, कि कक्षा में जितने भी बच्चे हैं दोस्तों, क्या वे सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कक्षा में हर तरह का बच्चा होता है, प्रतिभाशाली भी, सृजनात्मक भी, मंद बुद्धि भी, सामान्य भी। तो कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है। एक समान गति पर कोई भी बच्चे या कोई भी कक्षा में सभी बच्चे नहीं सीख सकते। हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। दोस्तों, कठोर अनुशासन, उनको दंड देना चाहिए, मारना पीटना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सीटेट इसका सबसे ज़्यादा विरोध करता है, ठीक है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। कहने का मतलब है आप उसकी हर 5वें दिन 10वें दिन परीक्षा लो, बस, और कुछ नहीं, ताकि बच्चे पर और ज़्यादा प्रेशर आ जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, एक ही विधि से, एक ही शिक्षण विधि से सभी बच्चे नहीं सीख सकते, ठीक है ना। तो बच्चों को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए शिक्षक को। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या फिर शारीरिक? दोस्तों, वाइगोस्की, यहाँ वाइगोस्की की बात हो रही है। अगर आनुवंशिक होती तो यहाँ पियाजे महोदय जो राइट हो जाते हैं, ठीक है ना। नैतिक होती तो कोहलबर्ग राइट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया है, ठीक है। आनुवंशिक पर पियाजे ने बल दिया है। लेकिन सामाजिक अंत्यक्रिया, ध्यान रखना, सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये किसने दिया है? ये वाइगोस्की ने दिया है। तो बच्चों के सीखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पर जो बल दिया है वाइगोस्की ने, वो दिया है सामाजिक। बच्चे समाज से सीखते हैं, समाज के द्वारा सीखते हैं, या समाज में रहकर अंत्यक्रिया के द्वारा सीखते हैं। अंत्यक्रिया का मतलब होता है दोस्तों अपने समवयस्कों के साथ, अपने हम उम्र बच्चों के साथ चर्चा करना,
किसी भी विषय पर चर्चा करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करना, इससे बच्चे बहुत जल्दी शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वह वैविध्यपूर्ण कार्य का प्रयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो दोस्तों वाइगोस्की का तो मैंने आपको अभी बता दिया, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। और रही पियाजे की बात, पियाजे ने जो है बच्चों की अवस्थाओं के 4 चरण बताए थे। ठीक है ना, मूल संवेदी प्रेरित अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, ये इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत थे, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है। तो वो किस चीज से प्रभावित है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शिक्षिका कक्षा कक्ष में विविध विविध मतलब अलग अलग बुद्धि लाब्धि वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, अलग अलग बुद्धि लाब्धि वालों बच्चों के लिए अलग अलग बुद्धि का प्रयोग करती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने जो है 8 बहुबुद्धि बताई थी। ठीक है ना, 8 बुद्धि बताई थी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। यानी यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय भागीदारिता, अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, या फिर सीखने की तत्परता। दोस्तों सीखने की तत्परता तो नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ एक बार क्वेश्चन को बारीकी से देखिए। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह ऐसी व्यवस्था कक्षा में बनाती है कि विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए मजबूर करती है कि विद्यार्थी खुद ही उस प्रश्न का उत्तर दे, अपने समवयस्कों से, अपने साथियों से समूह चर्चा करे, है ना, और उसके बाद वो उत्तर दे। तो इस गतिविधि में छात्र क्या रहता है? सक्रिय रहता है। इस गतिविधि में छात्र सक्रिय भागीदारी में रहता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो दोस्तों विषय वस्तु में प्रवीणता। ठीक है, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक विषय वस्तु में प्रवीणता है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि शिक्षक को अपने विषय का पूरा ज्ञान ना हो। जब शिक्षक को अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान होगा तभी बच्चे उसमें उपलब्धि प्राप्त करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियां, परियोजनात्मक उपागम, या फिर प्रगतिशील चिंतन। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि किसी कार्य के लिए लड़कियों को वरीयता दी जा रही है तो वहाँ पर जो है वैश्विक प्रवृत्तियां हो रही हैं या प्रगतिशील हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर लड़कियों के लिए अच्छा सोचा जा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है। यहाँ पर किसके साथ भेदभाव हो रहा है? यहाँ पर लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है। सॉरी, यानी यहाँ लिंग पूर्वाग्रह हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? लड़कों के साथ, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों को वरीयता दी जा रही है। अगर यही लड़के और लड़की दोनों को समान रूप से देखा जाता तो ये होता समानता, लैंगिक समानता या जेंडर समानता। यहाँ पर लेकिन लड़कियों को वरीयता दी जा रही है तो यह दर्शा रहा है लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लैंगिक पूर्वाग्रह क्यों दर्शाया जा रहा है?
क्योंकि लोगों का मानना होता है गायन में केवल लड़कियां अच्छी होती हैं, जबकि खेल कूद में लड़के अच्छे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लड़कों को वरीयता ना देकर लड़कियों को वरीयता दी गई, इसीलिए ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। क्वेश्चन नंबर 10, बीजों का अंकुरण संकल्पना से के शिक्षण शिक्षक की सबसे प्रभावी पद्धति है। विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। दोस्तों, बीज का अंकुरण, बीज कैसे अंकुरण करता है, कैसे पौधा बनता है बीज से, इसकी संकल्पना को शिक्षक को समझाने के लिए सबसे प्रभावी, सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी होगी इनमें से? बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना कि हाँ, अब हमने बीज लगाया, एक चित्र इसका दिखा दिया, फिर डंडी आई उसमें थोड़ा सा उसका चित्र दिखा दिया। क्या इस तरह की संकल्पना से बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं? नहीं। ठीक है दोस्तों, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, यहाँ भी यही वही चीज कह रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा हमारा। विस्तृत व्याख्या देना, बीजों के अंकुरण के बारे में बच्चों को विस्तृत रूप से बताना, व्याख्या देना, भाषण देना। क्या ये सबसे प्रभावशाली पद्धति है? नहीं, ये भी नहीं है दोस्तों। व्याख्या करना बिल्कुल गलत होता है, खास तौर से प्राथमिक बच्चों के लिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, यह सबसे प्रभावी विधि होगी। क्योंकि दोस्तों, शिक्षक बच्चों से कहेगा कि आप खुद ही बीज गमले में बोइए और उसका अवलोकन कीजिए, रोज सुबह शाम उसको देखिए, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं अवलोकन। जब छात्र उसके चरणों का, सभी चरणों का, चरणों से मतलब है जब हम बीज बोएंगे, फिर उसमें पत्ती आएगी, फिर उसमें टहनी आएगी, फिर उसमें फूल आएगा, फिर फल आएगा, ये होते हैं पौधों के चरण, है ना। बीज से पौधा बनने का चरण जो है, तो इनका अवलोकन बच्चा खुद करेगा, गतिविधि आधारित से सक्रिय भागीदारिता से करेगा। इससे क्या होगा, बच्चे की संकल्पना बीजों के अंकुरण के प्रति बहुत स्पष्ट और स्थायी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। क्वेश्चन नंबर 11, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हुई है। दोस्तों, ध्यान रखना, जब कभी भी बच्चा फेल हो या बच्चा अधिगम में पिछड़ जाए, ठीक है, जब कभी बच्चा फेल हो या अधिगम में पिछड़ जाए या अधिगम को ग्रहण ना कर पाए, अधिगम को ग्रहण करते समय वो कठिनाई का अनुभव करे, तो इसमें बच्चे का कहीं से कहीं तक भी कोई दोष नहीं होता। बच्चा कभी भी जो है गलत नहीं हो सकता। ध्यान रखना, बच्चा कभी भी गलत नहीं होता है। गलत कौन होता है? गलत होता है शिक्षक, प्रधानाचार्य, कक्षा, स्कूल का वातावरण या फिर स्कूल, ठीक है, या फिर व्यवस्था कह सकते हैं। व्यवस्था में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब है व्यवस्था फेल हुई है, स्कूल की व्यवस्था फेल हुई है। एक शिक्षक ने बच्चे को उसके अधिगम ग्रहण करने की क्षमता के शक्ति के अनुसार अधिगम को नहीं कराया, उसकी क्षमता के अनुसार अधिगम नहीं कराया। ठीक है, तो इसमें बच्चा गलत नहीं है, बच्चा सीखना चाहता है, लेकिन बच्चा थोड़ा देर से सीख सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सीखेगा जरूर। तो जब भी कक्षा में बच्चा फेल होता है या अधिगम में पिछड़ जाता है तो गलत कौन होता है? शिक्षक, प्रधानाचार्य, कक्षा, स्कूल या व्यवस्था। तो यहाँ क्या है? व्यवस्था फेल हुई है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। दोस्तों, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, बस थोड़ा सा अधिगम में या शिक्षा को ग्रहण करते समय थोड़ा समय लगाता है, बस इतना ही है। ठीक है ना, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया है, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्राइवेट ट्यूशन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन कट जाता है रटने का, याद करने का। अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन हो तो जो हमेशा नेगेटिव होता है। रटने को कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, रटने को हमेशा हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है।
परीक्षा परिणामों पर भी केंद्रित नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ठीक है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बच्चे के अनुसार अधिगम कराना, ठीक है, बच्चों के अनुसार शिक्षण पद्धति को अपनाना। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या उसका बुद्धि उसकी कमज़ोर है, उसका आईक्यू लेवल कम है, तो एक शिक्षक को उसको सरल और आसान क्वेश्चन प्रश्न देने चाहिए, उसकी क्षमता के अनुसार देने चाहिए। यही बाल केंद्रित शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 समावेशी शिक्षा। दोस्तों समावेशी शिक्षा हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों तथ्य, कठिन शब्दावली, परिभाषाएं, अवधारणा, ये सब नेगेटिव शब्द हैं, ये पहले ही काट देना, ठीक है ना। दाखिले संबंधी कि बच्चे को जो है एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देनी हो, उसकी प्रक्रिया जो है वो कठोर कर दी जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, ठीक है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अक्षमता, जो बच्चे पढ़ने में अक्षम हो, अक्षमता हो, किसी भी कारण से अधिगम को ग्रहण नहीं कर पा रहे हों, ठीक है, वो ऐसे बच्चों को नियमित कक्षाओं में बिना किसी अक्षमता, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, जिनको अधिगम के दौरान कठिनाई नहीं आ रही, उनके साथ पढ़ाने को समावेशी कक्षा कहते हैं या समावेशी शिक्षा कहते हैं। कहने का मतलब है ऐसे बच्चे जहां सामान्य बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, कम बुद्धि वाले बच्चे, ये सभी बच्चे एक कक्षा में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं समावेशी कक्षा या समावेशी शिक्षा। तो कक्षा में समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता, विविधता मतलब अलग अलग तरह के बच्चे, विविधता का उत्सव मनाती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य वाले प्रश्न। दोस्तों दिए गए विकल्पों में सत्य और असत्य वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ध्यान रखना। कौन से? सत्य या असत्य वाले, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रकार के वे प्रश्न होते हैं, या आप कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जो किसी परीक्षक के व्यक्तिनिष्ठ पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं तथा ये प्राय संक्षिप्त उत्तर के रूप में पूछे जाते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, इनका जवाब हाँ या ना में ही दिया जाता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। दोस्तों प्रगतिशील कक्षा की क्या विशेषताएं होती है? उसमें बार बार परीक्षाएं ली जाती हैं इसीलिए कक्षा प्रगतिशील हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। बार बार परीक्षाएं लेना बहुत ज़्यादा गलत है ना। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल दो कि कुछ भी करो, रट्टा मारो, किसी भी तरह से करो पर अच्छे अंक लाओ, ये प्रगतिशील शिक्षा होती है? नहीं, ये भी नहीं। दोस्तों केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद, मतलब जो पाठ्य पुस्तक में प्रकरण दिया हुआ है या अनुच्छेद दिए गए हैं, केवल वे ही बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकता। इसके अलावा शिक्षक को और कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए, यही प्रगतिशील शिक्षा है? ऐसा नहीं है दोस्तों। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं, जिसमें इनका पहला चरण है संवेदी पेशी या फिर इंद्रिय गामक, जो हमसे पूछा गया है, इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, ये कब से कब तक की होती है? तो दोस्तों ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। अगली है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब तक की होती है? तो ये 2 से 7 वर्षों तक होती है। अगली है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
मूर्त, ये पूर्व संक्रियात्मक है, ये है मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। और दोस्तों अगली है जो लास्ट है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 या 16 साल तक होती है। ठीक है दोस्तों, अब हमसे पूछ रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। यानी पहली अवस्था जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। सामाजिक मुद्दों से सरोकार के दोस्तों, अभी मैंने बताया इंद्रिय गामक अवस्था कितने वर्ष तक की होती है, 0 से 2 वर्ष तक की। इस अवस्था में बच्चा क्या समाज के बारे में जानेगा, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाता है। तार्किक रूप से समस्या का समाधान करना, क्या बच्चा तर्क कर सकता है? 2 वर्ष का बच्चा किसी समस्या को समाधान कर सकता है? अभी तो उसका भाषा का विकास भी नहीं हुआ इस उम्र में। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण, क्या बच्चा इस उम्र में विश्लेषण कर लेगा? नहीं कर पाएगा ना, तो ये भी कट गया। तो दोस्तों इस उम्र में बच्चा या इस अवस्था में बच्चे में क्या होता है? अनुकरण, बच्चा नकल करके सीखता है। स्मृति और मानसिक निरूपण, ये सब जो है इंद्रिय गामक अवस्था की विशेषताएं हैं। इससे अलग दोस्तों इंद्रिय गामक अवस्था की और कौन सी विशेषताएं हैं? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार दोस्तों, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है इस उम्र में या इस अवस्था में बच्चे के पास कोई भाषा नहीं होती है, तो वो अपने विचारों को जो है चिल्लाकर, हाथ पैर मार कर, रोक कर विचारों को प्रकट करने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं मूल प्रत्यात्मक व्यवहार। इसके अलावा वस्तुओं की निरंतरता, वस्तुओं की निरंतरता या फिर वस्तु स्थायित्व भी बोलते हैं। ठीक है, वस्तुओं की निरंतरता का मतलब होता है दोस्तों, भले ही वस्तु आंखों के सामने से ओझल हो गई हो, लेकिन बच्चे को लगता है वस्तु उसके आसपास ही है। ये होती है वस्तुओं की निरंतरता। जैसे दोस्तों बच्चा खिलौने से खेल रहा है और उसका खिलौना पलंग से नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो बच्चा क्या है, वो इधर उधर हाथ पैर मारता है, इधर उधर देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता होता है खिलौना कहीं आसपास ही है मेरे। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और, परावर्तित क्रिया। ठीक है ना, परावर्तित क्रिया, परावर्तित क्रिया ये किस अवस्था में होती हैं? ये सब इंद्रिय गामक अवस्था में होती हैं। दोस्तों परिवर्तित क्रिया या परावर्तित क्रिया क्या होती हैं? परावर्तित क्रिया होती है जब कुछ चीज़ बच्चा सीख लेता है, किसी कार्य को करना या किसी आदत को करना सीख लेता है, तो बार बार उस प्रक्रिया को दोहराता है। जैसे अंगूठा चूसना, अगर एक बार बच्चे ने अंगूठा चूसना सीख लिया तो बार बार अपना अंगूठा मुंह में देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं परावर्तित क्रिया। तो यहाँ दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, वस्तुओं की निरंतरता, परावर्तित क्रिया, ये सब इंद्रिय गामक अवस्था में होती हैं और ये सब 0 से 2 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 17, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। दोस्तों देखो कठोर, यहाँ पहले ही कठोर शब्द आ गया है ना, नेगेटिव शब्द आ गया, तो इसको पहले ही जो है आपको रोंग कर देना है। कठोर निर्देश से कभी बच्चे नहीं सीखते हैं, डरा के धमका के कभी बच्चे नहीं सीख सकते। ठीक है, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, दोस्तों यहाँ धार्मिक शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था उसमें धार्मिकता के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कर, ठीक है दोस्तों, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर कर बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों को या समवयस्कों के साथ अंत्यक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, या फिर वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। दोस्तों छोटे बच्चों को, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को कक्षा में समवयस्कों मतलब हम उम्र बच्चों के साथ अंत्यक्रिया का मतलब होता है चर्चा करना, आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना,
उसके लिए एक शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ चर्चाएं करें। तो इससे क्या होता है, इससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। हाँ, एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, लेकिन ये मेन हमारा ऑप्शन नहीं है। इससे भी शक्तिशाली, इससे भी महत्वपूर्ण एक ऑप्शन हमारे पास अभी और है। ठीक है, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। जब बच्चे एक दूसरे से किसी भी विषय पर, किसी भी प्रश्न पर या किसी भी समस्या पर एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं या एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों में सामाजिक कौशलों का विकास होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, पराये शिक्षार्थियों की त्रुटियां रिक्त स्थान की ओर संकेत करती हैं, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर संकेत करती हैं, वह कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है, या सीखने की अनुपस्थिति की ओर संकेत करती है। दोस्तों सीखने की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का मतलब है बच्चा सीखना नहीं चाह रहा है, तो बच्चे की गलतियां इस ओर संकेत करती हैं। तो दोस्तों हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर संकेत करती है, ये भी कट जाता है। वह कैसे सीखते हैं, ये भी कट जाता है। दोस्तों बच्चों की त्रुटियां एक पॉजिटिव है, अगर कोई बच्चा त्रुटि कर रहा है तो वो सीखने के प्रति रुचि ले रहा है, सीखने के प्रति अभिप्रेरित है, तो बच्चे को यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। अगर प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पराग कल्पना का निर्माण करना, पराग कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रशासनिक जानकारी को एकत्रित करना। दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। समस्या के प्रति जागरूक होना, समस्या के पहले अपनी समस्या को जानना, ये समस्या पद्धति का पहला चरण होता है। समस्या समाधान की का जो पहला चरण है वो कौन सा है? समस्या को जानना, समस्या को पहचानना, समस्या के प्रति जागरूक होना। क्वेश्चन नंबर 22, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो दोस्तों मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, इन दोनों का परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण। अनुवांशिकता होती है जन्मजात, वातावरण होती है ग्रहण की हुई, ठीक है, प्रकृति की देन। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षक परीक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, शिक्षण परीक्षण कार्यक्रमों में भी ऐसा ही बताया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है। विकास दर का मतलब है बच्चों में विकास जो है अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है, और बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता भी होती है। कुछ बच्चे जो हैं जल्दी विकास को ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी विकास हो जाता है कुछ बच्चों में, जबकि कुछ बच्चों में बहुत समय बाद विकास होता है, ठीक है। तो बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, सभी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीकों से सीख सकता है, वे अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, ठीक है ना। सभी बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीख सकते, सभी बच्चे एक ही तरीके से नहीं सीख सकते। कुछ बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल कम होता है या सामान्य बुद्धि के होते हैं या फिर मंद बुद्धि के होते हैं, ठीक है, तो वे बच्चे अलग तरीके से सीखते हैं, उसके लिए अलग शिक्षण विधियों का उपयोग शिक्षक को करना पड़ता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है?
व्यावसायिक, अनुभाविक, भावात्मक या फिर आध्यात्मिक। तो दोस्तों अनुभाविक, ठीक है ना, जो सीखने का क्षेत्र है वो कौन सा है? अनुभाविक। क्योंकि अनुभव के द्वारा ही दोस्तों हमारे मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है। किसके? अनुभवों के द्वारा ही हमारे मौलिक परिणामों में परिवर्तन होता है, या फिर कह सकते हैं मौलिक व्यवहारों में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। देखो दोस्तों कोई बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगा, अब वो ऊब गया है, ठीक है ना, अब वो कार्य को करना नहीं चाह रहा है, तो वो इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। उसे मारना पीटना डांटना है कि नहीं अभी ऊबना नहीं है, तुमको और कार्य करना है, ऐसा नहीं है। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। बच्चा बुद्धिमान है या नहीं इस बात का इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बच्चों में सीखने की योग्यता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हर बच्चा सीखना चाहता है, हर बच्चे में सीखने की योग्यता होती है। बस कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ बच्चे सामान्य अनुसार सीखते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, लेकिन हर बच्चा सीखना चाहता है। तो दोस्तों संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इस कारण से बच्चा ऊबने लगा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। तो दोस्तों शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का जो तात्पर्य है वो है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन कर लेना, अपने आप को सभी लोगों के बीच ढाल लेना, उनमें उनके बीच में घुल मिल जाना, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर या फिर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह गर्भावस्था से शुरू हो जाती है और व्यक्ति के मरने तक चलती रहती है विकास की प्रक्रिया। और दोस्तों विकास हमेशा वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है ना कि रेखीय होता है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये हो सकता है विकास की सभी प्रक्रियाएं अतः संबंधित नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। विकास की सभी प्रक्रियाएं आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित होती हैं, लेकिन विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये सही है हमारा, ठीक है ना। सभी की विकास दर समान नहीं होती, सभी बच्चों में विकास अलग अलग तरीके से होता है, किसमें जल्दी हो जाता है, किसमें कुछ समय लेता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो है किस तरह के क्षेत्र में? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो दोस्तों मानव विकास को मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने शिक्षार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सिखाते हैं। यह उपागम डैश पर बल देता है या डैश पर आधारित है? ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है, पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित है, अधिगम के सक्रिय अनुबंध पर आधारित है। तो दोस्तों एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। पाठ्य वस्तु यानी किताब का और वास्तविक चीज़ों का, मूर्त चीज़ों का, फल और सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने छात्रों से चर्चा करती है। छात्र इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम है, यानी अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को सीखना। ये क्या कहलाता है दोस्तों? ज्ञान का निर्माण कहलाता है,
ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण। दोस्तों लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत क्या होता है? अगर यहाँ कोई बच्चा, जब कोई शिक्षिका उसको सिखा रही होती और कोई बच्चा अच्छा प्रदर्शन कर रहा होता, अगर उसका ताली बजाकर या कुछ पेंसिल या पेन देकर उसको जो है इनाम देकर, उसको सम्मान देकर उसका हौसला बढ़ाया जाता, तो वो पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता। ठीक है, लेकिन यहाँ बच्चा अपने पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान का निर्माण ले रहा है, तो यहाँ ज्ञान के निर्माण होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है, यानी वियोग दुश्चिंता के कारण रोता है, सामाजिक दुश्चिंता के, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है, या फिर अजनबी दुश्चिंता के कारण रोता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक दुश्चिंता। ठीक है, बच्चा अपनी माँ से संवेगात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, तो उसको इसी की दुश्चिंता हो रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, राइट आंसर होगा संवेगात्मक दुश्चिंता। दोस्तों संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग 14 प्रकार के होते हैं, और हर संवेग का जन्म एक मूल प्रवृत्ति से होता है, तो इसलिए मूल प्रवृत्ति भी कितनी होती हैं? 14 होती हैं। ठीक है, हर एक संवेग का जन्म मूल प्रवृत्ति से होता है, और मूल प्रवृत्ति 14 होती हैं, तो इसलिए संवेग भी 14 होते हैं। दोस्तों बच्चे में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, लेकिन जन्म से 3 महीने के बाद तक, जन्म से या 3 महीने बाद, 3 महीने तक बच्चे में उत्तेजना, आनंद और कष्ट, ये 3 संवेग और जुड़ जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।